टेंशन लेते रहते हो? कौन कौन सा ऑफिशियल नंबर है जिसमें लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा हो? तो चेंज हो जाता है अकाउंट में, 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, क्या टेंशन है? तो चेंज होने का ऑप्शन भी तो होगा। तो सेम सेम सिम तो मिल जाना चाहिए सही, रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद। चलिए, आज हम लोग रिवर्स स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया। चलिए, रिवर्स क्या होती है बताओ। हाँ? क्या होती है रिवर्स? व्हाट इज रिवर्स? हाउ कैन यू डिफाइन द? ठीक है, फ्लोइंग वाटर तो नाली में पानी बनते रहता है। ठीक है, ठीक है। क्यों बहती है? व्हाट इज फ्लोइंग ऑफ रिवर्स? ठीक है, तो उसी कोर्स है ना, रिवर्स कोई भी रिवर्स फ्लो करती है उसका सीधा सीधा कारण क्या होता है आपका जो है? क्या होता है आपका? ग्रेविटी फोर्स ही होता है ना, स्लोप के अकॉर्डिंग। तो ड्यू टू द ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एनी ओरिजिन पॉइंट, उसका कोई एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एंड ड्रेन्स देयर वाटर या डिस्चार्ज देयर वाटर इन एनी ऑफ रीजन, किसी रीजन में, जनरली सी में ही, बड़ी नदियां जो सी में गिरती है। तो इस फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है? रिवर्स कहते हैं। तो रिवर्स के लिए जो मेन फोर्स है वह कौन सा काम करता है? ग्रेविटी फोर्स। तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनेशन पॉइंट, है ना, टू डिस्चार्जिंग पॉइंट, डिस्चार्ज पॉइंट, जहाँ पे पानी क्या करती है वो आपका जो है डिस्चार्ज करती है या ड्रेन करती है। तो उस पूरे फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है? रिवर कहते हैं। आ रही बात समझ में? रिवर्स मीन्स फ्लो ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही इन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू देयर डिस्चार्ज पॉइंट या माउथ। माउथ कहते हैं जहाँ पे गिरता है पानी, जहाँ पे ड्रेन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर का माउथ कहते हैं। फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू देयर माउथ, क्लियर है? टुवर्ड्स देयर माउथ। इस फ्लो ऑफ वाटर को, और के अलावा एक ड्रेनेज सिस्टम, इसी के साथ एक वर्ड और यूज होता है, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हो क्या? सिस्टम का मतलब एक क्या होती है, राइट? और अदर्स क्या होती है आपकी जो है? ट्रिब्यूटरी होती है। अदर्स क्या होती है आपकी जो है? ट्रिब्यूटरीज होती है, राइट? तो ये पूरा का पूरा जो नेट बनता है, नेटवर्क बनता है, इस पूरे नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
network of main river and its a tributary. Network of main river and its a tributary. Complete that system is known as the drainage system. आ गई बस समझ में? और पैटर्न का मतलब होता है जो ड्रेनेज सिस्टम का ज्योमेट्रिकल, इसका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता है, ज्योमेट्रिकल जो शेप बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका जो है ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे. तो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम नोन एज द ड्रेनेज पैटर्न. जैसे इसको हम लोग इस तरीके से है, तो इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग कहते हैं. जैसे इसका मान लेते हैं इसमें कुछ और ट्रिब्यूटरीज जोड़ दो, ये पूरा का पूरा इस तरीके. तो ये जो प्रतिरूप डेंड्रिक पैटर्न कहते हैं. डेंड्रिक पैटर्न मतलब वृक्ष की शाखाओं के समान, ब्रांचेस लाइकवाइज ट्री, है ना. यहाँ पे क्या है, इस ट्री की जो से ब्रांचेस होती है उसके समान यदि पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई दे रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, डेंड्रिक पैटर्न नाम दिया हुआ है. तो ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. तो ड्रेनेज सिस्टम मीन्स द नेटवर्क फॉर्म बाय द रिवर्स, that is known as the drainage system, and the drainage systems form the particular geometrical shape, looks like a particular geometrical, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे. तो उसी को थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग. आगे चले आगे थे, यहाँ तक क्लियर हो गया. स्मृति, दिशा क्लियर है. ज्योमेट्रिकल जो शेप बनेगा, उसका जो है ज्योमेट्रिकल जो मॉर्फोलॉजी बनेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है ड्रेनेज पैटर्न. तो कई सारे होते हैं, जरूरत नहीं है. अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम में दो टाइप्स वर्ड याद रखने हैं, आगे पढ़ेंगे. ड्रेनेज सिस्टम टू टाइप्स मेनली जो है, कई जगह पे वर्ड यूज होगा, तो थोड़ा सा जान लीजिए. एक को कहते हैं हम लोग सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, और एक को कहते हैं हम लोग इनसीक्वेंट. इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम. सीक्वेंट का मतलब होता है फ्लोस अकॉर्डिंग टू देयर स्लोप एंड स्ट्रक्चर. वैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. फ्लोस अकॉर्डिंग टू देयर slope and structure, or you can say that adjusted with their slope, its slope and structure. तो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम. मतलब ये कि जैसा स्लोप होगा उसी की ओर रिवर फ्लो करेगी. तो सोचोगे सभी रिवर तो स्लोप के अकॉर्डिंग ही बहती है, कॉमन सेंस तो ये लगाओगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे इसका सेंस कुछ और है. यहाँ पे फ्लोस अकॉर्डिंग टू स्लोप एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे पेनिनसुलर, इसका एग्जांपल है पेनिनसुलर, अभी पढ़ेंगे हम लोग ऑल द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो. इसका एग्जांपल्स में देखेंगे तो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है सब सीक्वेंट का एग्जांपल है. पेनिनसुलर रिवर्स है वह सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल है, जिसमें आपका जो भी नाम आएंगे बहुत सारे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सब
Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi. All these are the sequent drainage system. All these rivers formed sequent drainage system. तो क्वेश्चन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम आएगा तो ये सब रिवर्स आ जाएंगे, है ना। इसको नेक्स्ट है आपका इनसीक्वेंट, इसका जस्ट उल्टा, डज नॉट फ्लो अकॉर्डिंग टू देयर स्लोप, डज नॉट फ्लो अकॉर्डिंग टू देयर स्लोप एंड स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं इनसीक्वेंट। और इसका जस्ट not adjusted with their slope and structure. Clear point? तो इसमें इसके दो प्रकार आते हैं, इनसीक्वेंट में भी दो प्रकार है। एक है आपका एंटीसीडेंट और एक है आपका जो है सुपर इम्पोज्ड। ये वर्ड्स बस आगे आएंगे इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटीसीडेंट जितने भी हिमालयन रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट एग्जाम्पल। और एंटीसीडेंट का मतलब सिंपल सा इतना ही है, इसमें सिर्फ स्लोप आ जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं आएगा। नॉट एडजस्टेड विथ स्लोप या डज नॉट फ्लो अकॉर्डिंग टू स्लोप, स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं बहती है, तो उसको हम लोग एंटीसीडेंट में रखते हैं। समझाऊंगा अभी क्या होता है। और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है, डज नॉट फ्लो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसको सुपर इम्पोज कहते हैं। तो इनसीक्वेंट का मतलब हो गया डज नॉट फ्लो अकॉर्डिंग टू द स्लोप एंड स्ट्रक्चर। इसके दो टाइप्स हो गए, एक स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं बहती है, नॉट फॉलो द इट्स अ स्लोप, देन इट इज नोन एज द एंटीसीडेंट, एंड इफ इट डज नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर देन इट इज नोन एज द सुपर इम्पोज्ड। राइट, सुपर इम्पोज्ड में आपका नर्मदा रिवर, नर्मदा, तापी, ये थोड़ा सा आते हैं आपके जो है। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए, है ना। कि ये तो क्लियर है आपका कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है जिधर स्लोप है उधर ही बह रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपका जो है। तो सीक्वेंट हो गए आपके अकॉर्डिंग टू स्लोप, स्लोप इधर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी सब ये स्लोप इधर है, तो स्लोप के अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है आपके जो है उधर ईस्टवर्ड फ्लो कर रहे हैं। राइट, तो सीक्वेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं। और वो स्ट्रक्चर के साथ भी क्या है एडजस्टेड है, वहाँ जैसा रॉक स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फॉर्म हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन कभी कभी इतना ही आता है कि कौन सी नदी सीक्वेंट में एग्जाम्पल है, कौन सी इनसीक्वेंट या एंटीसीडेंट वाला जरूर आता है। तो उसको जानने के लिए दो वर्ड समझना जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर पॉइंट। तो सीक्वेंट में कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे आते हैं पहला वाला कि एंटीसीडेंट डज नॉट फॉलो द स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ। और इसका एग्जांपल हमने किसका लिया हुआ, हिमालय का। तो उसका सिंपल सा मतलब है एंटीसीडेंट का मतलब कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पहले भी, जैसे सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी पहले भी इधर ही बहती थी, ब्रह्मपुत्र नदी इधर ही बहती थी, गंगा नदी आपका जो है इधर ही बहती थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। एंटीसीडेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका जो है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय rivers, बिफोर द
फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, रिवर्स फ्लोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। और आज भी जब हिमालय का फॉर्मेशन हो गया तो भी उनका डायरेक्शन क्या बना हुआ है, एज इट इज बना हुआ है। तो इसलिए उस रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका एंटीसीडेंट कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, रिवर्स फ्लोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या रिवर क्या होता था आपके जो है, रिवर्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करती थी, रिवर्स फ्लो ऑन डायरेक्शन आपके जो है ये एज इट इज रिमेन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, रिमेन्स सेम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, रिमेन सेम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, वो एज इट इज बनी हुई है, रिमेन्स सेम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिमालय के फॉर्मेशन का मतलब हिमालय के स्लोप का इन रिवर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पहले भी ये इसी डायरेक्शन में बहती थी, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया तो भी आज ये इसी डायरेक्शन में बहती है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, इधर आपका शिवालिक पढ़ेंगे अभी, तो उसी डायरेक्शंस में क्या होती है आपकी जो है फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि नॉट फॉलोइंग द स्लोप को क्या करी, फॉलो नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे अगेंस्ट फ्लो कर रही का मतलब क्या हुआ, जैसे अब ये गंगा नदी है, गंगा नदी निकल करके आती है ग्रेटर हिमालय से, कहाँ से निकलती है, ग्रेटर हिमालय के गंगोत्री से, इसके नीचे लेजर हिमालय है, फिर शिवालिक है, इनको पूरा काटते हुए यहाँ तक आ जाती है। जबकि होना क्या चाहिए कि स्लोप के अगेंस्ट होगी, ये स्लोप आपका जो है यहीं पे आके नदी या तो खत्म होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा खत्म नहीं होती, इन दोनों को क्रॉस करते हुए काटते हुए आपका पूरा का पूरा आगे बढ़ती है। तो वहाँ के जो स्लोप है उसको वह क्या कर रही है, एडजस्टेड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फ्लो नहीं हो रही है, वो रूल्स ब्रेक कर रही है वहाँ पर जो है। तो इस प्रकार के रिवर सिस्टम को या हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए इतना ही काम का है कि ऑलमोस्ट ऑल द हिमालयन रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट का मतलब सिंपल सा है, फ्लोइंग अगेंस्ट द स्लोप। यदि कम शब्दों में याद रखना चाहते हैं तो एंटीसीडेंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, द रिवर्स फ्लोइंग अगेंस्ट द एंटीसीडेंट फ्लोइंग अगेंस्ट द स्लोप, फ्लोइंग अगेंस्ट द, इतने से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे वही है कि कॉमन सेंस ये कहेगा कि अगेंस्ट द स्लोप कैसे फ्लो करेगा, तो उसके लिए समझना जरूरी है कि अगेंस्ट द स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इतना परेशान नहीं होना है। सिर्फ आपको एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आएगा, विच रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट। तो अभी जितना हिमालयन की पढ़ेंगे, इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और अदर बहुत सारे, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऑलमोस्ट ऑल दिस रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट। एंड जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स है, ऑल दिस आर द आपका जो है सीक्वेंट रिवर, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंट रिवर। क्लियर पॉइंट? इतना ही आपके काम का आएगा, बाकी दोनों की मीनिंग्स थोड़ा सा दिमाग में रहेगी। ऐसे तो रट भी सकते हैं, अधिकांश बच्चे रट लेते हैं कि एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है, जैसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एंटीसीडेंट, तो सब दाएं बाएं करने लगते हैं। ठीक है, बता भी देंगे कि स्लोप के अगेंस्ट फ्लो करता है, इतना भी बता सकते हैं रट करके, लेकिन उसके आगे पूछो अगेंस्ट द स्लोप मीन्स व्हाट, मतलब ये कि स्लोप उधर है तो नदी ऊपर बहेगी, इसका मतलब ये होता है ना भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पर यही है कि हिमालय नहीं बना था तो भी नदी इधर बह रही थी, आज हिमालय उसके सामने खड़ा हो गया, बन गया, लेकिन तो भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है,
फ्लो करी। क्यों? क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे धीरे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो जितना फॉर्मेशन होता था रिवर उतना ही इरोड कर देते थे ना। हिमालय धीरे से धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, वैसी रिवर उसको क्या कर रही है आपका जो है काट भी रही है, इरोड भी कर रही है। इस कारण से दिस रिवर्स आर remaining their path in same direction, reverse direction are remaining same because of जितना अपलिपमेंट हो रहा था उतना ही वो अपने क्या कर रही थी, पाथ में जो इरोड कर रही थी। आई बस समझ में? दिशा स्लोप तो नीचे ही है, लेकिन बीच में इतना बड़ा पहाड़ आ गया, जैसे नदी बह रही है और इतना बड़ा ये आ गया, तो या तो नदी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, लेकिन पूरा वहां से वहां तक है तो फिर नदी वहीं पे कहीं रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, ये आ गया तो उसको इंटरप्ट हो रहा है, अब इसको कट करके अंदर ही अंदर उधर फ्लो कर दी, तो इसका मतलब स्लोप को वो क्या कर दी, स्लोप के रूल को ब्रेक कर दी उन्होंने जो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अगेंस्ट द स्लोप। ठीक है, चलिए इतना काफी है आप लोग के लिए। अब आते हैं हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। चले आगे। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में पहला आ जाएगा आपका जो है नॉर्थ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्थ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम या नॉर्थ इंडिया या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालय। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालय। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, और यू कैन से पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो इसको देखेंगे फिर से। नॉर्थ इंडिया या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के तीन आ जाएंगे, इंडस ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, गंगेस रिवर ड्रेनेज सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। तो इसको तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग फिर से, इंडस, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र। और इसको फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिवर्स ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, रिवर्स ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, रिवर्स ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एंड सेकंड वन इज द रिवर्स ड्रेन इन अरबियन सी, पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल, बट सम ऑफ rivers like Narmada, Tapi and other small rivers drain in Arabian Sea also। क्लियर है? तो इसलिए हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। आपका जो है इसमें फिर से बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से आएंगे, तो बे ऑफ बंगाल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो है सबसे स्टार्टिंग ऊपर जाएंगे तो एक है सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा रिवर,
दूसरा आपका जो है वहाँ पर एक वैतरणी नदी भी होगा, वैतरणी रिवर। एक होगी ब्राह्मणी नदी। ये दोनों स्मॉल रिवर्स है। उसके बाद आ जाएगी महानदी, महानदी रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। देन गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, देन कृष्णा, एंड देन कावेरी एंड अदर स्मॉल रिवर्स। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों को इस तरीके से हम लोग देखेंगे, सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ठीक है, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरबियन सी में आएंगे तो इसमें मेन है हमारा नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा रिवर सिस्टम, तापी रिवर सिस्टम, आपका जो है, और उसके अलावा फिर अदर रिवर्स है। एक भी है साबरमती, माही एंड अदर स्मॉल रिवर्स। तो इस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया के रिवर्स को हम लोग अभी घूमेंगे। क्लियर पॉइंट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, इंडस रिवर सिस्टम से। नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है, इंडस रिवर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करें। तो बताओ इंडस रिवर के बारे में कुछ, इंडस नदी के बारे में कुछ जानते हो तो। इंडस रिवर सिविलाइजेशन, चलो ठीक है। इंडस रिवर सिविलाइजेशन तो जानते ही आप लोग, है ना। इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो है इसी रिवर्स के साथ साथ मिलता है, राइट। इसके अलावा कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती, कुछ पता है स्मृति? चलिए आ जाओ, आपका जो है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर देखेंगे, नीचे ट्रिब्यूटरी देखेंगे। एक तो इंडस रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरी। तो इनकी ट्रिब्यूटरी में एक देखेंगे राइट हैंड साइड नदियां हैं, साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, राइट। कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। तो ये इंडस रिवर नदी जो है ये इधर आपका पड़ेंगे, यहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से, ट्रांस हिमालय, तिब्बत, यहाँ से इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है। फिर ये लद्दाख से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये आपका जो है एटलस लेके आए थोड़ा बहुत। पाकिस्तान होते हुए फिर अरबियन सी में गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी आपकी, इस तरीके से अरब सागर में। देखेंगे हो गई आपकी इंडस रिवर, है ना। तो इंडस रिवर ये आपका इस तरीके से एक बना ले सकते हैं हम लोग, इंडस रिवर हो गया, है कि नहीं। अब इधर देख लो, तो इंडस रिवर इस तरीके से एक राइट, राइट हैंड साइड का मतलब हो गया कि इधर से ऊपर से आकर के जो नदियां मिलेंगी वो कौन सी कहलाएंगी आपकी, राइट हैंड साइड। और इधर से जाके जो नदियां मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, जो है लेफ्ट हैंड साइड, है कि। तो जिस जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपना मुंह रख करके सोचना है, उस साइड अपना फ्रंट रख करके सोचना है। आगे बस समझ में। तो किधर फ्लो करी हो तो डेफिनेटली समुद्र इधर है, तो इधर से इधर जाके इधर गिर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग
कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है। तो ये जो रिवर है ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है ना। दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ट्रांस हिमालय ये पूरा का पूरा चाइना वाला, चाइना का तिब्बत रीजन है, और चाइना वाले इस तिब्बत रीजन में जो हिमालय मिलता है, उस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे चाइना में मिलता है उसको कैलाश माउंटेन कहते हैं। तो सभी याद रखना है। तो ट्रांस हिमालय भी याद रखना है, और ट्रांस हिमालय ही का ही पार्ट है आपका कैलाश माउंटेन। इसका ही पार्ट है आपका कैलाश माउंटेन। तुम लोग को बताया था, स्मृति याद है कुछ ट्रांस हिमालय के बारे में? पता नहीं शुरू में क्लास में थे किस में गायब थे, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा तो बचा होगा हिमालय भी, ठीक है। क्या दिशा कुछ याद है ट्रांस हिमालय के बारे में? कौन कौन आता है ट्रांस हिमालय में? रिवीजन करो भाई, घर जाके थोड़ा सा पढ़ो। तो कोचिंग का कुछ फायदा ही नहीं होगा, फिर वही का वही खड़े हो। कोचिंग का मतलब कॉपी भरना थोड़ी है। हाँ ठीक है, चार आते हैं, एक कैलाश भी आता है, कैलाश चाइना वाला। ट्रांस हिमालय में जो है, तो ट्रांस हिमालय में कोचिंग का मतलब सिर्फ कॉपी भरना नहीं है। थोड़ा सा घर जाके 24 आवर्स फोन सिम ये सब छोटी मोटी दुख है उनको साइड करके पढ़ाई करना है। चैलेंजेस आते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया मतलब जीवन के बड़े लक्ष्य आपके क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दिए हो, एक आध एप्लीकेशन उसके बेस पे सिम मिल जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, अब दीदी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके कारण से उसका भी कुछ होगा, डेथ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, तो भी तो दे सकते होंगे। वो बना है नहीं बना है? हाँ, तो अभी टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन भी बताए होंगे। वो तो नंबर चेंज हो जाता है ना, आधार कार्ड में तो नंबर चेंज हो जाएगा, तो फिर आधार कार्ड में नंबर चेंज हो गया, दूसरा नंबर ले लो, नया नंबर। जो वो नंबर नहीं मिल रहा तो वो तो सब में चेंज हो जाएगा, बैंक अकाउंट में चेंज हो जाता है नंबर, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है, छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, लंबा नहीं लगता है। आधार कार्ड नंबर चेंज कराने के लिए आपका चॉइस सेंटर में दे दो, एक एड्रेस प्रूफ दे दो, नंबर है चेंज करने है दे दो। नंबर हाँ, एक महीना तो नहीं, आजकल जल्दी 15 दिन में दे देते, नंबर नंबर चेंज हो जाता है शायद। ठीक है, चलिए अब बाकी आपके पास कुछ जगह पे तो एप्लीकेशन है, तो उससे काम चलना है। चलिए, अब छोटी छोटी प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन ये मैंने कहा नहीं, लाइफ में आते रहेंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी, लेकिन इसके कारण से फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े लक्ष्य जीवन के दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो फिर तो वो पार्ट ऑफ है, चलते रहेगा। तो ट्रांस हिमालय में 4 हिमालय आते हैं, कराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, और फिर आप 4 रेंज आती है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय जो भारत से बाहर, और अधिकांश भाग भारत से बाहर है, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। तो ये आपका है यहाँ पर कराकोरम रेंज, ये हो गया कराकोरम रेंज। उसके नीचे यहाँ पर है लद्दाख रेंज, उसके नीचे यहाँ पर है जास्कर रेंज। ये सभी लद्दाख में पड़ेंगे, ये सभी जो है। और इसी का इधर विस्तार है चाइना में, इसको कहते हैं कैलाश रेंज कहते हैं। तो दिस आर द नोन एज द ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेजर हिमालय, और फिर शिवालिक, इस तरीके से मिलता है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय,
और ये शिवालिक या आउटर हिमालय। आगे बस समझ में। तो ये 4 हिमालय इसके पार्ट्स है। तो ये जो ट्रांस हिमालय वाला कैलाश वाला पार्ट है, यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से सिंधु नदी क्या होती है आपकी जो है, यहाँ से निकल करके ऊपर जा करके इधर की ओर मुड़ती है। आ गई बस समझ में। तो ये सब याद रखना है आपका जो है ट्रांस हिमालय के बारे में। अब इसको कैलाश माउंटेन ट्रांस हिमालय भी आ गया, ट्रांस हिमालय भी आ गया। ट्रांस हिमालय के बाद कैलाश माउंटेन भी आ गया। इसके बाद आपका जो है कैलाश माउंटेन में यहाँ पर एक लेक है, मानसरोवर लेक। ये भी नाम याद रखना है, नियर द मानसरोवर लेक, नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास में ग्लेशियर है जिसका नाम है सिंगे खबाब। सिंगे खबाब ग्लेशियर। तो क्वेश्चन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांस हिमालय ऑप्शन भी हो सकता है, हिमालय माउंटेन भी हो सकता है, मानसरोवर नियर द मानसरोवर लेक भी हो सकता है, या एक ग्लेशियर का नाम है आपका सिंगे खबाब ग्लेशियर। आ गई बस समझ में। तो ये चारों नाम याद रखने हैं, कहाँ से निकलती है उसके लिए। और ड्रेन्स इन वेयर, कहाँ ड्रेन्स करती है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये नदी बन गई आपकी, ये नदी का नाम है इंडस रिवर, है कि नहीं। ओरिजिन लीजिए, जहाँ गिरती वहाँ पे अरब सागर। क्लियर पॉइंट। इसकी लेंथ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2897 अकॉर्डिंग टू मेरे पास जो डेटा है, बाकी गूगल में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और ये तो है टोटल लेंथ, लेकिन भारत में केवल 709 किलोमीटर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया ओनली 709 किलोमीटर इन इंडिया। इंडस रिवर का केवल ओनली 709 किलोमीटर फ्लो करता है, कहाँ पर आपका जो है इंडिया में। आई बात समझ में। चले ये पॉइंट तो ये हो गए आपके इंडस रिवर के बारे में। स्टार्टिंग आपका जो है कहाँ से गिरती, कहाँ गिरती है। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो याद रखना हो आपको जो है, ठीक है, इस रिवर के बारे में और जो याद रखना है इंडस रिवर के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर अभी बता ही दिया मैंने क्या होता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। तो एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है राइट। और दूसरा याद रखना है कि यहाँ पर जो है समर में ग्लेशियर्स के पिघलने से, मेल्टिंग होने से इस नदी में जो है बाढ़ की स्थिति बनती है। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इन विच रिवर इन समर सीजन फ्लड अकर्स, फ्लड की कंडीशंस किस नदी में समर में बनती है। तो थोड़ा सा याद रख सकते हो कि इन समर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर फ्लड कंडीशंस अकर्ड। समझ गए ना। ग्रीष्म काल में बाढ़ की स्थिति बनती है, समर में बाढ़ की स्थिति बनती है किस नदी पर, इस इंडस रिवर पे। तो ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी में आते हैं, कहाँ से निकलती कहाँ गिरती हो गया। एक डायग्राम ये बना लेना, ऐसे बनाने भाई, याद करने के लिए बहुत जरूरी है।
ऐसे रट के काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी को मैप और डायग्राम के थ्रू ही याद अच्छे से रहेगा। ये नदी आपको पूरा एक इमेज दिमाग में रहेगी, ऐसे निकल के ऐसे गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं ये ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय, कैलाश, ये सब याद रखना है। इधर कहाँ गिर रही है याद रखना है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट अब आते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज में। तो ट्रिब्यूटरीज के लिए अलग से मैप बना लो छोटा सा, और फिर से दोनों जगह बना लो। फिर से इंडस रिवर बना लो, 2-3 बार बनाओगे तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड से दो नदियाँ हैं। एक है गिलगित, इधर से एक नदी आएगी गिलगित, और एक नदी आपके जो है इधर से आती है, ये इस तरीके से, इसका नाम है सियोक नदी। सियोक, सियोक इन गिलगित, ये दो नदियाँ याद रखनी है। और इसके लिए फिर से एक नदी इस तरीके से बना लो, ये नदी आपका जो है इंडस रिवर। ये दो नदियाँ बना लो, एक आपका जो है आड़ा तिरछा करके सियोक, और ये आपका जो है आ गई बात समझ में, है ना। गूगल देख करके, स्लाइड्स देख करके उतना याद नहीं होगा, ऐसे करने से याद होगा, है ना। बाकी आज टीचर्स लोग के लिए ईजी हो गया, आजकल वो स्लाइड बना लेते हैं, मैप दिखा देंगे, तो टीचर्स लोग के लिए तो ईजी है पढ़ाना। लेकिन माइंड में आप लोग को याद तभी होगा जब इस तरीके से अच्छे से खुद से बना करके कॉपी में लिखा रहेगा, है ना। अब ये नदी दी गई आपको, 2-3 बार बना लिए तो आराम से याद हो जाएगा। ऊपर एक सियोग नदी आ रही है, इधर आपका गिलगित राइट हैंड साइड से। तो जब याद करोगे पढ़ोगे, ये इमेज आपके दिमाग में इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे इमेज दिमाग में आएगी आपका, इधर से सियोग, इधर से गिलगित। क्लियर पॉइंट एकदम, है ना। तो ये हो गया। तो ये किधर से हो गई आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड से, ये इधर से आ रही, इसका मतलब कौन सा हो गई आपकी राइट हैंड साइड। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें जो नदी मिल रही है उनमें सबसे पहला है चेनाब। चेनाब तो मैंने ये अलग से बनाया है, इसके चेनाब में ही आकर के मिलती है झेलम। चेनाब, झेलम, फिर रावी आकर के मिलती है, सतलज आकर के मिलती है, और इस सतलज में एक ब्यास नदी आकर के मिलती है। तो यहाँ पर जे फॉर झेलम, जग नहीं, ठीक है। सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, बी फॉर ब्यास है, और एस फॉर सतलज है। आ गई बस समझ में। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। वैसे तो ये सभी पहले चेनाब में जाके मिलती है, पहले कहाँ जाके मिलती है आपकी जो है चेनाब में, फिर जाके फिर फाइनली ये पाकिस्तान में जाकर के, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जाकर के फिर फाइनली पांचों नदियां मिलती है। तो इन पांचों को सहायक, इसलिए पंजाब नाम पड़ा है, पंजाब। पांचों नदियों के नाम पे नाम क्या पड़ा है, पंजाब, उस क्षेत्र का नाम ही पंजाब। तो सीक्वेंस याद रखना है, ऊपर से नीचे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ना, सीक्वेंस ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका। और इसके अलावा इसको जो है यहाँ पे एक नदी और है,
यहाँ पे मिलेगी, इधर की ओर है जास, इसकी एक सहायक, ये पांचों तो सभी लोग जानते हैं। एक और छोटी सी नदी उधर जाके कश्मीर में, लद्दाख में जाके मिलती है, उसका नाम है जास्कर रिवर, जास्कर। तो ये नदी भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पांचों का तो जानते ही है सभी लोग, सभी बुक्स में, सभी नोट्स में मिल जाएगा, बट जास्कर का नाम नहीं मिलेगा। तो ये पहले तो ये पांचों या ये सभी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली हो गई। तो इस सभी क्वेश्चन आएगा कौन सी लेफ्ट हैंड साइड से, कौन सी राइट हैंड साइड से। तो ये दिमाग इमेज में रहेगा, तो आपका ध्यान रखना है। फिर ये सीक्वेंस होकर यहाँ से पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, झेलम पहले, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, है ना। इसमें मेन रिवर कौन सी हो गई, चेनाब, चेनाब में सभी पहले मिलते हैं। ब्यास तो सतलज में ही मिलती है। झेलम इंडस से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देते ट्रिब्यूटरी। लेकिन कभी क्वेश्चन बनाने वाला ये भी बना सकता है कि निम्न में से कौन सी इंडस की डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो एक तो ब्यास आ जाएगा, है ना। वैसे डायरेक्टली कोई भी नहीं है, सिर्फ चेनाब है जाके फाइनली मिल रही है, राइट। तो इसलिए आपका मेन रिवर कौन सी हो जाएगी, आपकी जो है चेनाब। क्लियर पॉइंट, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अलावा क्या क्या याद रखना है, जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, दोआब। इन दोनों नदियों का बीच, कोई भी दो नदियां, चाहे वो ट्रिब्यूटरी हो या कोई भी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इट इज नोन एज द दोआब, द एरिया लाइंग बिटवीन टू रिवर्स नोन एज द दोआब। तो ये दोआब क्यों बताया उसको भी जान लीजिए। बन गया आपका डायग्राम, बना ली ना सब अच्छे से, है ना। कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। अब इनके नदियों के बीच के रीजन्स को कुछ कुछ नाम दिया गया, तो आप लोग एक अलग डायग्राम बना लेंगे। जैसे आपका जो है ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो रीजन है उसको बिस्त दोआब कहते हैं। तो अलग से डायग्राम बना लेना, या फिर नहीं बनाओगे तो ऐसे लिख लो, बिस्त दोआब। तो बिस्त दोआब किसके किसके बीच का क्षेत्र हो गया, ब्यास एंड सतलज। आगे बस समझ में। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है रावी और ब्यास के बीच का रीजन, रावी और ब्यास के बीच का रीजन बारी, बारी दोआब। किसके किसके बीच हो गया, ब्यास एंड रावी, याद आसान है याद करना भी, ब्यास एंड रावी का बारी हो गया। फिर चेनाब और रावी के बीच का वाला आप क्या जो है रचना दोआब, रचना दोआब, चेनाब एंड रावी, रावी एंड चेनाब। उसी प्रकार झेलम और चेनाब के बीच का हो गया चाज, चाज दोआब, चेनाब एंड झेलम लिख लो, या चेनाब एंड झेलम एंड चेनाब लिख लो, चाज। क्लियर, चेनाब एंड झेलम। क्लियर है स्मृति। हाँ रचना, चले आगे। तो ये दोआब के नाम भी याद रखने हैं, कभी क्वेश्चन आ गया तो इन दोआब के बारे में भी आ सकता है। क्लियर पॉइंट, दिशा क्लियर हुआ, लिख लिया पूरा अच्छे से, डायग्राम भी बना लिया। और उसी प्रकार जो है ये जो इंडस रिवर और झेलम नदी के बीच और चेनाब नदी के बीच, तीनों के बीच वाला जो रीजन है, झेलम चेनाब एंड रावी, सॉरी झेलम चेनाब एंड इंडस, उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं, सिंध
सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब किसके किसके बीच का है? इंडस, तीनों नदी आएंगे यहाँ पे, इंडस, झेलम एंड चेनाब। क्लियर हुआ? इंडस, झेलम एंड चेनाब। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो ये ध्यान से याद करना है। हमारे हम तो अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, हमारे लिए सिलेबस ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लेकिन तुम लोगों को कितना याद होगा वो तुम्हारे रिवीजन और मेहनत पे डिपेंड करेगा। समझ गए ना भाई? मैंने कहा ना, कोचिंग का मतलब सिर्फ कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग के साथ साथ जब तक मेहनत नहीं करोगे खुद भी, हमारा काम तो है इतना मालूम है कि इतना पढ़ा देंगे कि 100%, 99% क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो 1% छोड़ भी देते भगवान के भरोसे ठीक है, तो 99% क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से। अब उसमें से आपने कितना सही किया नहीं किया वो तो आपके क्षमता पे डिपेंड करेगा। वहाँ पे हमारी क्षमता कोई काम आएगी क्या? हमारा काम सिर्फ इतना है, एक प्रॉपर तरीके से समझा देना, कंटेंट अच्छे से आपको प्रोवाइड कर देना, और याद करने के लिए कैसे याद करना है वो भी बता दे रहा है, ऐसे याद करना है कि नहीं? बुक्स में सब चीज़ें मिल भी जाएंगी लेकिन कैसे याद करना है वो बुक्स थोड़ी बताएगी आपको। तो वहीं पर हमारे टीचर्स के अनुभव की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे याद होगा। तो ये डायग्राम दिमाग में रखना पड़ेगा। जब भी सिंधु नदी के बारे में सोचो तो दिमाग में आना चाहिए सिंधु नदी ऐसे है, इधर से इधर जाती है, ये इधर भी याद रखना है। और इंडिया का भी लोकेशन थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ इधर से इधर है ये सिंधु नदी, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, है कि नहीं? फिर कहाँ से निकलती है तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का ही कैलाश पर्वत, फिर आपका इसी के अंदर का मानसरोवर लेक, और एक आपका सिंगे खवाब ग्लेशियर भी है। इतना आसानी से याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके याद होगा। फिर उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरी सोचोगे तो राइट हैंड साइड से सीओ की एक ट्रिब्यूटरी हो गई, ये गिलगित एक ट्रिब्यूटरी हो गई। एटलस में भी इसलिए कहा एटलस भी जाके देखना है, ये तो मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा आपका जो है फिर ये चेनाब है, फिर झेलम है, फिर रावी है, फिर सतलज है, फिर ये व्यास नदी है, इधर है एक जास्कर नदी है। समझ गए? तो ये क्लियर कट माइंड में होना चाहिए, तब जा कर के काम चलेगा। बाकी मेरे पास भी है स्लाइड, वो दिखा देता हूँ, एक बार एटलस में जाके फिर देख लेना। तो इतना देखने के बाद याद करने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो दिख रहा है आपको नदी? ठीक है, तो नदी में आपका जो है ये दिख रही है आपकी नदी। अब सिंधु नदी कौन सी दिख गई आपकी? ये वाली नदी है, यहाँ से लेकर के इधर से इधर, ये यहाँ पे आपका जो है अरब सागर है। अरब सागर वाला भाग पूरा कच्छ की खाड़ी वाला भाग भी है, तो अरब सागर की जगह कच्छ की खाड़ी कुछ लिख दे तो भी ध्यान रखना है। इसे पूरे के पूरे क्रिक रीजन्स है, कई सारे क्रिक्स यहाँ पे मिलते हैं, एटलस में देखेंगे क्रिक वर्ड, सर क्रिक वगैरह कुछ अलग अलग नाम दिए होंगे, सर क्रिक, कोरी क्रिक। क्रिक मतलब होता है जो स्थल के अंदर कुछ पानी, समुद्र का पानी घुसा होता है उसको क्रिक कहते हैं, है ना? वाटर ऑफ सी इनलेट्स इनसाइड द इनलेट्स ऑफ सी इनसाइड द लैंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो दिख गया आपका इंडस कौन सी है, ये वाली इंडस है पूरा का पूरा, है कि नहीं? राइट। अब इसी में मैंने बताया ये सियोक नदी एक, और ये गिलगित तो बताया मैंने ऊपर से। फिर इसके बाद मैंने ये झेलम बताई, लेकिन ये चेनाब नदी है, ये आपकी चेनाब आ रही है।
ये चेनाब दिख रही है आपकी, इस चेनाब में ही आपकी झेलम मिल रही है, फिर इसमें रावी मिल रही है, फिर सतलज लास्ट में जाके सतलज मिल रही है कि नहीं, और फिर सतलज में ये ब्यास मिल रही है, और एक जास्कर ये मैंने इधर रख बता दिया आपको जो। तो इस तरीके से एटलस में इसको एक बार ध्यान से और देख लो, तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब सभी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, झेलम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, श्योक के बारे में एक आध लाइन कुछ काम का होगा वो जानेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से पूरा इंडस रिवर सिस्टम आपके दिमाग में, इतना पढ़ने के बाद घर में 2-3 बार रिवीजन करोगे तो फिट हो जाएगा, नहीं करोगे तो 10-15 दिन बाद वही के वही रहोगे। सिंधु नदी, हाँ सुना सुना तो है, लेकिन ठीक है बस सुना सुना है, ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है, याद करना है। तो समझ में आ गया नदियाँ कैसे याद करनी है ना, नदियों को कैसे दिमाग में फिट करना है, याद कर, वो वाला काम नहीं करना, गधे टाइप के पढ़ने का तरीका डेवलप नहीं करना है। वो उन एग्जाम्स के लिए जो एकदम वन लाइन फैक्ट्स आते हैं, पटवारी वटवारी है, लेकिन सीजीपीएससी में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो फिर दाएं बाएं देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे, राइट। तो बाकी कल पढ़ेंगे अलग अलग नदियों के बारे में, झेलम विलम सब, तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, याद करते रहो, तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको। सीजीजीएस को भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि सीजीजीएस का वेटेज ज़्यादा है ना, उसको तो अच्छा करना ही है, लेकिन इधर भी जितना अच्छा करोगे उतना सिलेक्शन की संभावना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे सबका सीजीजीएस, जो ठीक ठाक बच्चे हैं सबका सीजीजीएस मान के चलो अच्छा रहेगा। तो उनसे अच्छा करना है तो अब उसको तो अच्छा करना ही पड़ेगा उनके बराबर, उसमें उनसे आगे निकलने की संभावना और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इधर ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो यहाँ उनसे आगे निकल सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी लेके चलना है। सीजीजीएस तो जितना स्ट्रॉन्ग करना हो तो करो ही, ताकि उनसे कम ना हो, एटलीस्ट उनके बराबर रहे, है ना। उनसे आगे निकलने के लिए सीजीजीएस में क्या हर कोई सीजीजीएस पढ़ रहा है, लोकल क्राइटेरिया है, तो कई लोग अच्छे से याद भी कर लेते, याद भी हो जाता है उनको जो है, क्योंकि लोकल छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है आपको जो है, तो रट रटा के उन लोग अच्छा कर लेते हैं, सभी लोग को देखा है मैंने। लेकिन सिलेक्शन के लिए 50% क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, तो दोनों स्ट्रांग होना जरूरी है, तब